दोस्तों वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड वार 3 जो है वो हमेशा से काफी ज्यादा चर्चे में रहा है। इसके सबूत के लिए आप YouTube पे वर्ल्ड वार 3 लिख सकते हो और सर्च बटन दबा देना और फिर दोस्तों आपको एक के बाद एक भयानक से भयानक वीडियोस दिखते रहेंगे। बट दोस्तों अगर हम इसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि वर्ल्ड वार 3 आखिर होगा ही क्यों यार, और वर्ल्ड वार 3 होने के जो चांसेस है वो कितने कम है, वो आज आपको इस वीडियो में 100% पता चल ही जाएगा दोस्तों। और आपको भी लगेगा यार वर्ल्ड वार 3 तो शायद ही हो कभी। अब भाई तो इतना श्योर हो के कैसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 3 तो होने वाले हैं ही नहीं। रुको जरा सब्र करो दोस्तों। 3 पॉइंट्स में इस वीडियो में आपको 3 की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मेरे पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड वार 3 ना होने के सबसे बड़े 3 मेन रीजंस हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको भी काफी हद तक इस पर भरोसा हो जाए दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद 2 चीजें करना दोस्तों। पहला है सब्सक्राइब बटन दबा देना और दूसरा है बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला की पॉइंट है न्यूक्लियर वेपन्स। अब भाई आज के डेट में एक नर्सरी के बच्चे तक को ये बात पता है कि बिना न्यूक्लियर वेपन्स के वर्ल्ड वार 3 हो ही नहीं सकते। बट अगर हम इसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, एक दूसरे एंगल से देखें तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि वर्ल्ड वार 3 जो है वो आज तक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से ही रुकी हुई है। क्या कह रहा है यार, ऐसे बकवास मत किया कर, डायरेक्ट पॉइंट पे आकर। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, अभी समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 चीजों का रेफरेंस लेना चाहूंगा दोस्तों। पहला है वो दिन जब अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, और दूसरा है चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अब दोस्तों ये दोनों हादसों से पूरी दुनिया वाकिफ है। हर देश की गवर्नमेंट, हर देश की मिलिट्री, हर देश के सिटीजन्स इस चीज से पूरी तरीके से वाकिफ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर वेस्ट किस हद तक तबाही मचा सकती है। हाँ, आज कहीं देश एक दूसरे को थ्रेटनिंग देते हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे अगर उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है या फिर कोई देश उनके पॉलिसीज में टांग लड़ा रहे हो, तो वो कह देते हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्या आज तक किसी ने स्टार्ट किया है दोस्तों? कभी नहीं। और ना ही आने वाले दिनों में चांसेस है कि ये देश कभी ऐसा करे भी। बिकॉज कोई भी देश एक दूसरे देश में न्यूक्लियर वॉर करने से पहले 100 बार तो क्या 1000 बार सोचेगा। एज न्यूक्लियर वेस्ट की डिस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल हम सबके सामने ऑलरेडी बहुत बार सेट हो चुका है। और अभी के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ऑब्वियसली पास्ट के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं और वो उनसे कहीं गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। और अगर अभी एक न्यूक्लियर वॉर हुआ और वो अगर वर्ल्ड वार 3 के रूप में हुआ तो आप समझ ही सकते हो कि मैनकाइंड का अंत यहाँ पे निश्चित है और कोई भी देश ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों कि चल यार तेरी बात मान लिया, न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होंगे, बट ये जो बंदूक है, टैंक्स है, मिसाइल्स है और ये जो फाइटर जेट्स हो गए, तो ये सब क्या सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद के रखे इतने पैसों से? इनका यूज भी तो हो सकता है, इससे भी तो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहला गुड क्वेश्चन, और दूसरा यही ले आता है हमें अपने दूसरे पॉइंट पे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब दोस्तों वर्ल्ड वार 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसे आप आज के डेट में यूनाइटेड नेशंस से कंपेयर कर सकते हैं। बट उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस के मेंबर्स काफी कम ही कंट्रीज थे। एज बहुत सारे कंट्रीज जो थे उस टाइम वो फॉर्म ही नहीं हुए थे, वो कॉलोनियल रूल के अंडर में थे। साथ ही उस टाइम के जो मेजर मिलिट्री पावर्स थे सच एज जर्मनी, इटाली, जापान, सोवियत यूनियन, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन के एक की मेंबर थे उस टाइम। बट दोस्तों अमेरिका उस टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं था और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म ही किया गया था ताकि वर्ल्ड वार 1 जैसा बड़ा युद्ध आगे उनको फ्यूचर में ना देखने को मिले। और वर्ल्ड वार 1 को द वार टू एंड ऑल वार्स का दर्जा भी दिया गया था। बट हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वार 1 के कुछ साल बाद ही एक ऐसा ही बहुत बड़ा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और लीग ऑफ नेशंस इसे रोकने में फेल हो गया था। बट दोस्तों लीग ऑफ नेशंस यहाँ पे फेल क्यों हुआ था? तो इसका सीधा सा जवाब है कि वर्ल्ड वार 2 के शुरू होने के कुछ साल पहले ही लीग ऑफ नेशंस को जर्मनी, इटाली और जापान ने छोड़ दिया था। उन्होंने खुद को इससे विड्रॉ कर लिया था और अमेरिका तो यार पहले से इसमें था ही नहीं। तो वर्ल्ड वार 2 के जो सबसे बड़े फाइटर्स थे, मतलब जिन देशों ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड वार 2 को आग दी थी, वो देश तो अब लीग ऑफ नेशंस से निकल ही चुके थे। और इसी वजह से लीग ऑफ नेशंस जो था उसके पास उतना ज्यादा पावर बचा ही नहीं था कि वो एक इतने बड़े द्वितीय विश्व युद्ध को रोक सके। अब दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद आने वाले कई सालों में कई सारे इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन होता रहा।
such as United Nations, World Economic Forum, World Trade Organization, UNICEF, etc. और दोस्तों इनके एक सबसे बड़ा मोटिव यही है कहीं ना कहीं पे कि वर्ल्ड वार 1 या फिर वर्ल्ड वार 2 जैसे किसी भी बहुत बड़े विश्व युद्ध को आने वाले समय में ये होने से टाल सके। और हम सभी को पता है दोस्तों कि वर्ल्ड वार 2 के बाद से आज तक ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिली है, जिस वजह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है आज तक ऐसी कोई विश्व युद्ध जैसी स्थिति को बनने से रोकने में। साथ ही दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी डिसीजंस लिए जाए उसमें दुनिया के लगभग हर देश के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हो और कोई भी देश यहाँ पे एलियनेटेड फील ना करे। साथ ही जब सारे देश एक साथ आएंगे, एक साथ एक जगह बैठ के डिसीजंस लेंगे, तो इस वजह से दोस्तों जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी देशों में, ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगी और दोस्तों ऐसे चीज़ों में जो वार के सिचुएशंस है ये लगभग एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ ही यूरोप में यूरोपियन यूनियन, नेटो और अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन, दूसरी तरफ एशिया में दोस्तों सार्क और आसियान कंट्रीज ने यहाँ पे हर तरह के इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी बड़ा रोल निभाया है टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स। अब दोस्तों ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे नॉलेज के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, ऊपर आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको अपने प्रीवियस वीडियो से एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिसमें इजिप्ट और इसराइल के बीच में वॉर के वजह से सुएज कैनाल को बंद कर दिया गया था और दोस्तों इसी वजह से वर्ल्ड के जो ट्रेड रूट्स थे वो सब काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और कहीं सारे $मिलियन का नुकसान हुआ था। वैसे ही दोस्तों अगर कोई वर्ल्ड वार 3 हुई तो आज के डेट में जो वर्ल्ड के सारे ट्रेड रूट्स हैं हो सकते हैं उनमें से मेजर ट्रेड रूट्स जो है वो बंद हो जाए, जिस वजह से पेट्रोलियम, रॉ मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बंद हो जाए। और आज के डेट में दोस्तों इतना बड़ा लॉस उठाना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है, बट आज के डेट में अगर ट्रेड रूट्स बंद हो गए तो दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं जो कि कोई भी इकोनॉमी उठाना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो पहले और दूसरे की पॉइंट्स के बाद दोस्तों आ जाते हैं अपने आखिरी की पॉइंट पे, एडवांसमेंट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड एंड ऑफ इंपीरियलिज्म। सबसे पहले होता है एडवांसमेंट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी को समझते हैं दोस्तों। चलिए आप इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम जब अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे तो उस टाइम अगर जापान के पास काफी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं या फिर काफी अच्छे एयर रेडार्स होते तो हो सकता है अमेरिका के जो प्लेन है वो जापान में एंटर ही ना कर पाती, उससे पहले ही जापान उसको नीचे गिरा देती। और ये जो वर्ल्ड वार 2 का जो एंडिंग है ये इतना ज़्यादा भयानक नहीं होता, बट दोस्तों ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है। उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी होना, उस टाइम ऐसी नहीं थी टेक्नोलॉजी और आसानी से कोई भी प्लेन किसी भी कंट्री में आराम से घुस जा सकता था। बट आज के डेट में दोस्तों रिसेंटली हमने इसराइल पैलेस्टीन के जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें हमने देखा कि इसराइल का जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसने किस तरीके से पैलेस्टीन के साइड से आने वाले रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया और उन्हें गिरने से रोका। तो आप सोच सकते हो दोस्तों आज के डेट में मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी बड़े हमले को आराम से रोक सकती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, कोई प्लेन अगर किसी देश के बॉर्डर में घुसे तो वो भाई वहाँ पे ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी टिक नहीं सकती, वो 100% गारंटीड है कि वो उससे नीचे गिरा देगा वो देश। दोस्तों इंपीरियलिज्म का सीधा सीधा डेफिनेशन है जब कोई देश अपने मिलिट्री की पावर से किसी दूसरे देश को इन्वेड करना चाहे और उस देश पे राज करना चाहे, इसे ही इंपीरियलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज करने के लिए यहाँ पे अपनी इंपीरियल पावर्स को जमा ली थी और यहाँ पे कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश किया था। सेम दोस्तों जापान ने चाइना को इन्वेड किया था और जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया था। अब वर्ल्ड वार 1 के टाइम में तो ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, वहाँ पे जर्मन एम्पायर, ऐसे कई सारे एम्पायर थे और वहाँ पे इंपीरियल रूल का पूरी दुनिया में दबदबा कायम था उस टाइम। बट वर्ल्ड वार 2 आते आते ये सब एबॉलिश हो गए और जैसा कि मैंने बताया जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया, जापान ने चाइना को इन्वेड किया वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। तो दोस्तों तब भी इंपीरियलिज्म कुछ हद तक थी, बट आज के डेट में दोस्तों इंपीरियलिज्म आप देख सकते हो दुनिया के किसी भी पार्ट में देखने को नहीं मिलती है। आज मोस्टली सारे देश इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, कोई भी देश दूसरे देश पे राज नहीं कर रहा है और यहाँ पे कोई भी देश जबरदस्ती किसी देश पे अपना हुक्म नहीं चला रहा है। आज के डेट में आप इंपीरियल पावर्स कहीं भी नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम पूरी तरीके से एबॉलिश हो गया है और ये एक बहुत बड़ी रीजन है दोस्तों कि आज कोई देश सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को देखेगा, उसे संभालेगा और तभी जाके किसी दूसरे देश को इन्वेड करने के बारे में सोचेगा। और ऐसी माइंडसेट
आज के देश में दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कोई भी कंट्री रखती होगी। हर देश अपने आप से खुश है और कोई देश दूसरे देश में टांग लड़ा के अपने लोगों को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब दोस्तों आपके इस टॉपिक पे क्या व्यूज है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 आगे होगी या नहीं होगी, और किस रीजंस की वजह से होगी या नहीं होगी, आप ये सब मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो दोस्तों। अगर पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज यहाँ पे फ्री है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।